हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। विभाजित दुनिया को सोमनाथ का संदेश, यदि हम ये कहें ओम जी, तो आज के दिन में हम देखें अलग अलग कारणों की वजह से ये दुनिया विभाजित है। कहीं युद्ध की वजह से है, कहीं शक्ति की वजह से है। आप अमेरिका को देख लें, रूस को देख लें, ईरान को देख लें, इजराइल को देख लें। केवल एक शक्ति के पीछे भाग रही है दुनिया, तब अध्यात्म का केंद्र भारत हो सकता है, शांति का केंद्र भारत हो सकता है। तो बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से जा सकता है। बिल्कुल सच है। आप अभी जो अजीत जी ने एक द्विवेदी जी को याद किया, मैं उस पंक्ति को पूरा कर दूं। द्विवेदी ने बहुत अच्छा लिखा जब वो तुलसी के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष का वास्तविक महानायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार चेतना लेकर आया हो। तो समन्वय जो शब्द है और जो समावेशन और समन्वय भारत ने प्रारंभ से ही पूरी दुनिया को जिसका संदेश दिया, पूरी दुनिया को जिसका ककहरा पढ़ाया, जिस समन्वय का, जिस समता मूलकता का, ठीक है वो काल के क्रम में बहुत सारे ऐसे व्यतिक्रम हुए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई कि हम अपने आप को भूलते गए, हम अपनी जड़ों से ही काट दिए गए। दो बातें कहीं अभी राजकुमार जी चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम काल में जब मुस्लिमों का शासन हुआ तो हमारे मंदिरों पे हमला हुआ और ब्रिटिशर्स ने हमारी ज्ञान परंपरा पे, हमारी शिक्षा परंपरा पे हमला किया। और ये दोनों ही वो मूल जगहें थी जहां से भारत के रूप में स्थापित होता था। कॉलेज की शिक्षा पद्धति की आलोचना होती है, समन्वय और सामंजस्य के रूप में स्थापित होता था। ये जो समन्वय और सामंजस्य हमने अहम ब्रह्मास्मि का जो स्वर चलाया था कि मैं ब्रह्म हूं, और जब मैं ब्रह्म हूं तो कोई शूद्र कैसे हो सकता है, कोई नीचा कैसे हो सकता है, तत्वमसि, अगर तुम में वो है, वो तत्व है, ये संदेश देने वाला भारत है। और इस रूप में जब हम देखेंगे तो पूरी दुनिया को एक संदेश जो बहुत सारे खंडों में बटा हुआ है, भारत में भी जिस तरह के विखंडन का प्रयास किया जा रहा है या किया गया है, बहुत सारी शक्तियों से, दुनिया भर में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं जो भारत को विखंडित आज भी करना चाहती हैं। वो सारे प्रयास करती हैं कि भारत को कितने धड़ों में, केवल अंग्रेजों ने ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं अपनाई, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट तरीके से अपनाई कि इस पे अगर लंबे समय तक राज करना है तो हमें इसको खंडों में बांटना पड़ेगा। वही दुनिया भर के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन सारी चीजों के बीच एकात्मता का संदेश, समावेशन का, सामंजस्य का, समन्वय का संदेश भारत ही दे सकता है। देखिए, जो खंड खंड में बांटने वाले थे, आज उन ब्रिटिशर्स का क्या हो रहा है मैं उसे कहना नहीं चाहती, क्योंकि हम ग्लोबल दुनिया में हैं, ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है, लेकिन खंड खंड में बांटने वाले खुद कैसे विखंडित हो जाते हैं, ये एक उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है। अच्छा, बहुत सारी विशेषताएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, वो भी थोड़ी थोड़ी आपके सामने रखते चले। स्थापत्य और भौगोलिक विशेषता के तौर पर यदि आप इस मंदिर को देखेंगे तो नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है और अरब सागर के किनारे स्थित है। मंदिर परिसर में लगे हुए जो बाण स्तंभ है उस पर यह अंकित है कि सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव तक के बीच में कोई जमीन नहीं है। ये इतना खूबसूरत इसकी भौगोलिक विशेषता है। एक बात इसमें ऐड करूं, बहुत महत्वपूर्ण है, जिस ज्ञान परंपरा की मैं बात कर रहा था मीनाक्षी, आप सोचिए वो जो बाण स्तंभ लगा है, जिसके लिए कम से कम कहा जाता है कोई 6वीं शताब्दी ईस्वी से, मतलब 1400 साल पहले से है वहां पे, और उस पे एक पंक्ति लिखी है कि श्लोक लिखा है, आ समुद्रांत दक्षिणी ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। मतलब यहां से साउथ पोल तक अगर हम एक प्रकाश की किरण भेजें तो बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। इट मींस दैट देयर इज नो लैंड मास बिटवीन द सोमनाथ टेम्पल एंड द साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव और सोमनाथ मंदिर के बीच कोई लैंडमास नहीं है। और आज आप गूगल अर्थ पे जाइए, हमारा कोई भी श्रोता गूगल अर्थ ओपन कर ले और उस पर इनलार्ज करते हुए वहां तक चला जाए, उसे कोई भी 10 स्क्वायर किलोमीटर से नीचे का जो लैंडमास है वो पकड़ में नहीं आता गूगल अर्थ के, लेकिन उससे बड़ा कोई लैंडमास नहीं दिखेगा। अब सोचिए कि 1400 साल पहले हमारी कम से कम 1400 साल मान लें, वैसे और पुराना होने का दावा, की आप बात कह रहे हैं, 6वीं शताब्दी ईस्वी से वो लगा हुआ है वहां, ऐसा मानते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस समय हमारा नौकायन शास्त्र, उस समय हमारा ज्ञान परंपरा, हमारी ज्ञान विज्ञान की हमारी जानकारी कितने उन्नत स्तर की थी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये तस्वीरें आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग कितने लालायित रहते हैं, अलग अलग बैल्कनीज में खड़े होकर, छतों पर खड़े होकर, फिर वहां से झांककर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और वो भी किसी को निराश नहीं करते, हाथ हिलाते हुए उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हैं। और ये लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता तो यही है कि हमारे अटूट संकल्प का आधार यदि कोई है तो सोमनाथ मंदिर है। ये हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है जो ये सिखाता है कि तूफान कितने भी विकराल क्यों ना हो, हम फिर उठ खड़े होंगे। विश्वास का ये प्रतीक है कि बार बार तोड़े जाने के बावजूद कितनी भव्यता के साथ भारत की जीवंत संस्कृति को दर्शाने वाला वो मंदिर सोमनाथ मंदिर है। और आज उसके अमृत महोत्सव की तस्वीरें हमारे सामने। निर्णय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, बहुत सी चर्चाएं यहाँ पर हो गई, हम आपको मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे कि कब आप हमसे कनेक्ट हो, तो जरा तस्वीरें भी बताएं और क्या वहां चर्चाएं चलती है जब बात सोमनाथ की होती है, जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। मैं आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन यदि यहाँ पे हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी और सोमनाथ मंदिर का मैं दोबारा निर्णय आपके पास आऊंगी और मैं ये मजबूरी समझ सकती हूँ जब आप फील्ड पर मौजूद होते हैं एक रिपोर्टर के तौर पर, क्योंकि मैं भी फील्ड पर खूब जाती हूँ, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि आप उसको जी रहे हैं। हम तो स्टूडियो में खड़े होकर इसे देख रहे हैं अजीत जी, रिपोर्टर तो फील्ड में उसे जी रहा होता है, तो एक एक तस्वीर बड़ी उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ वो पहुंचाने का प्रयास करता है।